हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज की न्यूज़ें हैं वो आपके पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। और जो अपना स्टेट जीडीपी में है, कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। और आज से हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, आज से हम आयोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करी थी, एक एक करके हमने सारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर दी थी, वैसे हम एक एक करके सारे आयोग भी क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। किसमें? डीएनए में, डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को, फिर हम देखेंगे आज की जो वन लाइनर न्यूज़ हैं। 2-3 वन लाइनर न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में सीधे ही प्रीम में आ सकती हैं, तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है होम स्टे योजना। देखो होम स्टे योजना आज होम स्टे योजना आज बड़ी न्यूज़ में थी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपको ये देखना चाहिए, ठीक है। और कैसे अब होम स्टे योजना में जो बाहर के लोग हैं उनको अब क्या कर दिया गया है, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 16 विशेष अदालतें क्या हो रही है, खुलने जा रही हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, मेंस के लिए, जहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं। जीएस पेपर 2 की बात करते हैं गवर्नेंस में, या पॉलिटी में भी कहाँ पर जुडिशरी की बात करते हैं, तो वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है केदारनाथ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। देखो अब जो ये केदारनाथ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ना, ये आपको हर मंदिर में, मतलब जो भी चार धाम मंदिर है हमारे, जहाँ पर भी हमारे जो खच्चर वगैरह होते हैं, इनसे क्या कराया जाता है, इनसे यात्राएं कराई जाती हैं, वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब चाहे उसके बाद अगर कभी आपको लिखने के लिए आएगा कि वैष्णो देवी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे आप कुछ बताइए, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। ये आपके इंटरव्यू, देखो प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों के लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है, ठीक है, ये आपको देखना चाहिए। फिर जीएसडीपी मतलब जो हमारे स्टेट की जो जीडीपी होती है, हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है स्टेट का, उसमें कृषि का योगदान क्या हो रहा है, घट रहा है, और कैसे हम इसको इंटरलिंक करेंगे अपने पुरानी न्यूज़ों से, आज हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अमेरिका की मॉडल माइनॉरिटी, तो अमेरिका में मॉडल माइनॉरिटी, तो देखो कल क्या हुआ है कि 75 कंट्रीज़ को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। किसके लिए? अमेरिका वीज़ा देने के लिए 75 कंट्रीज़ को क्या कर चुका है, बैन कर चुका है। इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें नेपाल भी है, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, इसमें भूटान भी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, ठीक है। तो जो देश क्या कर रहे थे, अमेरिका की चाटुकारिता कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान, वो भी इसमें क्या है, उनको भी क्या कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन यहाँ पर भारत क्या नहीं है, बैन नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो रेसिज्म होता है अमेरिका में, आज हम थोड़ा सा उसकी भी बात करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर है स्टार्टअप दिवस, तो आज है 16 जनवरी, तो आज है हम स्टार्टअप दिवस, आज है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो आज इसकी भी बात करेंगे। 2016 में बना था, 16 जनवरी 2016 को ये नीति बनी थी, तो इसको भी देखेंगे। फिर हमारे जो उत्तराखंड की जो स्टार्टअप नीति थी वो 2018 में बनी थी, फिर उसको संशोधित करके 2023 में बनी थी, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर हम आयोग में देखेंगे, आज अपना वित्त आयोग को देखेंगे सबसे पहले, फिर फर्दर हम और आयोगों को भी क्या करेंगे, डीएनए में देखेंगे। और आज मैप इन न्यूज़ में देखेंगे सिंगापुर, तो सिंगापुर 2025 में बड़ा इंपॉर्टेंट था, दिसंबर के आसपास, तो इसको भी देखेंगे। सिम्बैक्स का जो 32वां संस्करण हुआ था, सिम्बैक्स किन दो देशों के बीच में होता है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या, कल एक ही एस्पिरेंट कहूँगा मैं इनको, मनीषा कंडपाल जी ने आंसर किया था, और ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्स आर सी, मतलब कल जितने भी क्वेश्चन थे उन सब के आंसर क्या थे, सी थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक बार मैं विंटर लाइन में बीच में फंबल कर दिया गया था, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इसका भी आंसर दिया, तो आप बधाई के पात्र हैं, लगे रहिए, बस यही बोलूँगा मैं आपको, ठीक है। फिर सबसे पहले आप क्या करो, टेलीग्राम पे जाओ, टारगेट यूकेपीएससी को सर्च करो, और यहाँ पर क्या हो जाओ, एनरोल हो जाओ, जुड़ जाओ आप, ठीक है। यहाँ पर आज से मेंस क्या करेंगे, मेंस को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आज मेंस के 2 क्वेश्चन है, कोशिश करना एक तो लिख ही दो कम से कम, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि आज मैं खुद लिखूँगा मेंस का एक आंसर, और मैं इसमें क्या कर दूँगा, पोस्ट कर दूँगा, तो आप देखना कि आपको कितना और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या मुझे भी कुछ अगर सजेशन देना चाहो आप तो दे सकते हो। वहाँ पर यूज़र नेम है, तो आप क्या करना, वहाँ पर मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले देखेंगे हम यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में के देहरादून जनपद का पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर त्यूणी और चक्राता जौनसार बाबर निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो सेब के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये कल के न्यूज़ में था, और जिन्होंने भी कल का डीएनए नहीं देखा वो जरूर देखें भाई, वो उससे 100% देखना, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मेंस के एस्पेक्ट से बोलो, चाहे प्री और मेंस दोनों की एस्पेक्ट से मैं बात करूंगा। और इंटरव्यू के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कल का डीएनए, ठीक है। डीएनए को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करें, जरूर देखें उसे। और एक चीज़ और भी कहूँगा मैं, ज़रा थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। आप लोग इतना देख रहे हो तो कोई ना कोई, मतलब मैंने उसका एक स्टैटिक्स देख रहा था मैं एनालिसिस में, तो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर सेब होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला इसका ऑप्शन है कि छोटे राज्यों, उत्तर पूर्व और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये क्या है? सही ऑप्शन है। फिर दूसरा है ऑप्शन कि नीति आयोग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अस्थिरता में मौजूद दौर में राज्यों के लिए निर्यात के अवसर कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड के किस संस्थान ने विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जहां राज्य को नेचुरल हीलिंग डेस्टिनेशन बनाने पर जोर दिया गया? तो वो कौन था? निम था, ठीक है। नेहरू पर्वतारोही, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 को, ठीक है। इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और निम का है उत्तरकाशी में है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था ओम पर्वत के बारे में था। कल हम देख रहा था, हमने देखी थी फोटोज कि पहले ओम पर्वत पर कितनी बर्फ हुआ करती थी और अब कितनी कम है, ठीक है। तो यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये क्या है? एक ट्राई जंक्शन है यहाँ पर, इधर इंडिया है, इधर नेपाल है, इधर तिब्बत है, तो ट्राई जंक्शन है। और यहाँ से क्या होता है? कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होती है, ठीक है। ये मतलब यहाँ से जाती है। फिर दूसरा ऑप्शन है जनवरी 2025 में पश्चिमी विक्षोभ की अत्यधिक सक्रियता नहीं बल्कि निष्क्रियता के कारण यहाँ पर क्या हुआ है? बर्फ नहीं आई, तो इसका क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे काशी तमिल संगमम और संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पहल भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त बनाने का एक अनूठा प्रयास है, बिल्कुल सही है। ये दक्षिण अपना जो साउथ और नॉर्थ है, इन दोनों को ही क्या है? सशक्त बनाने की बात कही गई है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि प्राचीन तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम का अनुवाद केवल भारतीय भाषाओं में नहीं है बल्कि अन्य भाषाओं में भी है, तो कल हमने देखा भी था ये डेटा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है तमिलनाडु के तेनकासी को दक्षिण काशी के रूप में जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका ए और सी ऑप्शन क्या है? सही है, तो इसका क्या है? सी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब देखो आज की कुछ वन लाइनर न्यूज़ हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के प्री के एग्जाम के लिए, ठीक है। अमेरिका ने सार्वजनिक सहायता पर निर्भरता की आशंका के चलते 75 देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीज़ा प्रक्रिया निलंबित कर दी है, लेकिन इसमें इंडिया का नाम नहीं है, ठीक है। बाकी भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, चाहे नेपाल की बात करो, चाहे पाकिस्तान की बात करो, चाहे भूटान की बात करो, चाहे बांग्लादेश की बात करो, ये सारे देशों के लिए क्या कर दिया? अब अप्रवासी वीज़ा प्रक्रिया को क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, ठीक। चाहे मेंस की भी बात करूं वहाँ पर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। विश्व बैंक ने घरेलू मांग और सुधारों के चलते भारत की वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7.2% कर दी है, जिससे भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए। फिर सेब कुरिंजी, तो देखो एक ये क्या थी? सेब कुरिंजी क्या होती है? एक औषधिपूर्ण वो होती है, ठीक है। अभियान के प्रमुख और पर्यावरण कार्यकर्ता जी राजकुमार, देखो जी राजकुमार का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो पूछ सकते हैं कि जो जी कुमार हैं उनका संबंध किससे है? तो जैव विविधता संरक्षण से क्या है उनका संबंध है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं प्री में, ठीक है। तो ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। फिर एक ये न्यूज़ है ILO के अनुसार 2026 में वैश्विक बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से कम
4.9% पर बनी रहेगी। हालांकि करोड़ों श्रमिक अब भी अत्यधिक गरीबी और असंगठित रोजगार से जूझ रहे हैं। जब मैं ऐसी खबरों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है देखो अभी क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है, और तब भी ये आंकड़े इतने एक्यूरेट कैसे आ जाते हैं। देखो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, उधर इजराइल और हमास वॉर चल रही है, इजराइल ईरान भी कभी चलता है, फिर अमेरिका ईरान का भी चलता है, कभी अमेरिका और वेनेजुएला का चलता है, ठीक है, इधर भारत पाकिस्तान का भी चलता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा आगे चलो तो अभी हमने थाईलैंड कंबोडिया का भी पढ़ा था, ठीक है, वो उधर भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने एक बार उधर भी पढ़ा था किधर, ये नाइजीरिया में भी अमेरिका ने बॉम्बिंग करी थी, ये हो गया। तो मेरी कई बार समझ नहीं आता कि ये ऐसे आंकड़े कहाँ से आ जाते हैं। बेरोजगारी दर तो देखना पड़ेगा इसको भी, ठीक है, पर खैर हम तो इसको याद ही कर सकते हैं, तो ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। ILO कब बना था, 1919 में बना था, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और 1 मई को क्या होता है, श्रमिक दिवस होता है, तो ये इंपॉर्टेंट। और एक इसी दिन क्या हुआ था, ये बना भी था 1 मई 1919 को क्या बना था, ILO बना था। तो ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड न्यूज़ की तरफ। उत्तराखंड न्यूज़ में सबसे पहले हम होम स्टे योजना की बात करें। देखो इसको आप कहाँ पर कनेक्ट करते थे, GS पेपर 6 में आप उत्तराखंड की आर्थिकी से इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और जब भी आप GS पेपर 3 की बात करें और अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम्पल देना चाहें, ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहे तो आप इस कोड को क्या कर सकते हैं, इस योजना को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा थे, सिलेबस टॉपिक देख लो, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यटन नीति, रोजगार और पलायन की रोकथाम से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर नीति में बड़ा बदलाव क्या है, सरकार ने होम स्टे योजना में संशोधन किया है। अब सिर्फ स्थानीय लोगों को ही सब्सिडी और सरकारी लाभ मिलेंगे, बाहरी लोग, दूसरे राज्य के लोग अब इसे केवल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के रूप में कॉमर्शियल तरीके से चला सकेंगे। उन्हें GST देना होगा और कई सब्सिडियां और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी उनको, ठीक है, तो उनको कोई सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, GST भी उनको देना पड़ेगा। और अब वो जो बाहर के लोग हैं वो कैसे चलाएंगे अपने होटल्स वगैरह को, या जो भी उनका क्या है होम स्टे, तो उनको कैसे चलाएंगे, बेड एंड ब्रेकफास्ट के रूप में उन्हें चलाएंगे। महत्व क्या है, यह फैसला पलायन रोकने के लिए लिया गया है। अगर बाहरी लोग आकर बड़े होटल होम स्टे बना लेंगे तो स्थानीय लोगों का क्या छिन जाएगा, रोजगार छिन जाएगा। यह वोकल फॉर लोकल और पर्वतीय आर्थिकी को मजबूत करने वाला कदम है। देखो अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा था, एक न्यूज़ हमने पढ़ी थी कि क्या जो हमारे होम स्टे हैं, है ना, इनमें सरकार क्या करेगी, बिजली में भी सब्सिडी देगी, हमने पढ़ा था ये, ठीक है, बिजली में भी सब्सिडी देगी। और क्या बोला था कि जैसे कई बार 6 महीने तो चलते हैं, ये 6 महीने नहीं चलते, तो जो 6 महीने नहीं चलते उसमें हम क्या करेंगे, बिजली में सब्सिडी देंगे या कटौती करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम इस न्यूज़ से कैसे और न्यूज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यही सीखना भी है और समझना भी है। और जो आप डेली न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं, इनके कभी कहीं ना कहीं पर कहीं आप क्या करो कि संक्षिप्त बुलेट पॉइंट्स को बना दो, आप एक डायरी मेंटेन करो। और कितना टाइम लगेगा आपको, 1 साल में आपका मेंस हो भी जाएगा शायद, अगर 2026 का पेपर है तो वो शायद दिसंबर तक हो जाएगा। खैर कई अनिश्चितताएं भी होती हैं मेंस एग्जामिनेशन में, कई बार कुछ सिलेबस की गड़बड़ी हो जाती है, कई बार क्या अपना रिजल्ट की गड़बड़ी हो जाती है। खैर सिलेबस को तो सॉर्ट आउट कर दिया है UPSC ने, लेकिन रिजल्ट की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। जैसे अभी का जो मेंस है जो दिसंबर में होना था वो अब कब जा चुका है, अप्रैल में जा चुका है, ठीक है। तो जो 2026 का मेंस होगा, आई होप अगर वो टाइम से होता है तो वो दिसंबर तक हो जाएगा। तो मतलब 1 साल आपको इतनी सी मेहनत करनी है, कितनी, 40 मिनट यहाँ देखना है और 40 मिनट के साथ ही आपको संक्षेप क्या बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। तो आप DNA जब आप न्यूज़ से जुड़े रहोगे तो आप क्या करोगे, लेटेस्ट एग्जाम्पल को कोड कर सकते हैं। जब आप लेटेस्ट एग्जाम्पल को कोड करते हैं तो देखो एग्जामिनर भी तो अखबार पढ़ रहा है, उसे भी तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उसके माइंड में होंगी, और जैसे ही वो देखेगा तो वो आपको नंबर देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा सा उत्तराखंड होम स्टे योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य के स्थायी निवासियों को ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में पर्यटकों के लिए किफ़ायती और स्वच्छ आवास प्रदान करने के लिए है, जिसमें सरकार पूंजी और ब्याज सब्सिडी भी देती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में 33% की सब्सिडी मिलती थी और मैदानी क्षेत्र में 25% तक की सब्सिडी मिलती थी, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ता है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अब केवल राज्य के मूल निवासी को ही लाभ मिलेगा, अन्य राज्यों के लोगों को बेड और ब्रेकफास्ट योजना के तहत माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं,
तो लाभार्थी कौन है? केवल उत्तराखंड के स्थानीय निवासी हैं। उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों को आय का अतिरिक्त स्रोत देना और पलायन को रोकना। और रिवर्स माइग्रेशन, कल हमने एक टर्मिनोलॉजी और पढ़ी थी रिवर्स माइग्रेशन की, देखो इसीलिए बोल रहा हूँ डीएनए को रोज फॉलो करो, ठीक है। हमने कल क्या पढ़ा था? रिवर्स माइग्रेशन पढ़ा था ना, तो उसको बढ़ाना है, ठीक है, उसको क्या करना है? बढ़ाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमरों की संख्या 1 से 6 कमरे पर्यटकों के लिए रखे जा सकते हैं। स्थान क्या है? नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में ये लागू है। वित्तीय सहायता सब्सिडी कितनी है? तो पर्वतीय क्षेत्र में 33% और अधिकतम 10 लाख और पहले 5 साल तक ब्याज पर 50% तक की क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। और मैदानी जिले में है पूंजी पर 25% और अधिकतम 7.5 लाख और पहले 5 साल में कितने ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी? तो 50% पर सब्सिडी मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्या? उत्तराखंड होम स्टे योजना। तो आज हमने ये होम स्टे योजना का स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट कर लिया और क्या जो करंट अफेयर का पार्ट है वो भी क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। तो आज ये आपकी जो क्या है ये पूरी योजना है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू है, आप इसका क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं और जरूर दें यार। आप लोग पता नहीं देख रहे हैं और इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये मैं ही कर रहा हूँ, बस मैं ही अपना क्या कर रहा हूँ? लगातार रिविजन कर रहा हूँ। अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका भी क्या होगा? लगातार इसमें रिविजन होता चला जाएगा। और देखो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इस बात को तो आप नोट कर लो। और सक्सेस जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, इसकी सक्सेस ऐसी नहीं है कि आपने 3 महीने पढ़ा और 3 महीने में ही आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। ये एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आपने आज शुरू करा और आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक लंबी दौड़ है, ठीक है, ये एक मैराथन है। तो आपको रोज लगातार प्रयास करना है, रोज आपको अपने को घिसना है, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है, आप इसका क्या करें? कमेंट सेक्शन में आंसर दें। फिर जो दूसरी न्यूज़ है वो 16 विशेष अदालतों के बारे में है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि 16 विशेष अदालतें बनेगी। राज्य सरकार ने गंभीर अपराधों के त्वरित निस्तारण के लिए 16 अदालतें, नई विशेष अदालतों के गठन की मंजूरी दी है। देखो आप यहाँ पर इसको कहाँ पर करोगे कनेक्ट? जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से भी आप इसको रिलेट कर सकोगे क्योंकि राज्य सरकार यहाँ पर आ रही है। और जीएस पेपर 6 से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप इसको कहाँ पर रिलेट करेंगे? जीएस पेपर 2 के पॉलिटी के किस वाले सेगमेंट में? जुडिशरी वाले सेगमेंट में अभी आपको क्या कर सकते हैं? इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि इसका उद्देश्य क्या है? जैसे पोक्सो से रिलेटेड जितने भी क्या होते हैं मामले होते हैं उसका निस्तारण क्या हो? जल्दी हो। फिर एनडीपीएस क्या होता है? इसका मतलब होता है नारकोटिक एंड साइटोफिक, ठीक है, नारकोटिक एंड साइटोफिक सब्सटेंस, ठीक है। नारकोटिक एंड साइटोफिक मतलब पी साइलेंट होता है उसमें, साइटोफिक क्या सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एनडीपीएस। और ये कब आया था? ये आया था 1985 में आया था ये एक्ट। कहीं अगर आपको प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं? 1985 में आया था ये एनडीपीएस एक्ट। तो एनडीपीएस एक्ट कब आया था? 1985 में आया था, सॉरी 95 में नहीं 85 में आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों का निपटारा, तो क्या हो? ऐसे मामले त्वरित क्या हो? निपटान हो इनका, क्या जैसे पोक्सो हो गया, एनडीपीएस हो गया, और भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका क्या हो? जल्दी से क्या हो? निस्तारण हो, ठीक है। डेडलाइन क्या है? तो 31 मार्च तक इसकी स्थापना करने की बात कही गई है। किनकी? 16 विशेष अदालतों की बात की गई है, ठीक है। तो पायलट प्रोजेक्ट अभी कितने जिलों में चलेगा? केवल 4 जिलों में चलेगा। सरकार ने पहले चरण में इसे कितने जिलों में? 4 मैदानी जिलों में बनाने की बात करी है जहां पर क्या है? अधिक आबादी है। तो देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया और उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है। नया नियमावली क्या है? तो नियम का नाम क्या है? उत्तराखंड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली 2025, ये है इस नियमावली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आधार क्या है? यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के तहत तैयार की गई हैं। क्या? 16 अदालतें। अगर आप इसको मेंस में आप कोड करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पॉलिटिक गवर्नेंस में और पॉलिटिक के जुडिशरी में भी आप उसको क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। और उत्तराखंड स्पेसिफिक पेपर में जीएस पेपर 6 में आप उत्तराखंड के किसमें? उत्तराखंड की पॉलिटी और उत्तराखंड के गवर्नेंस में भी क्या कर सकते हैं? इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। विषय क्या है? न्यायिक सुधार और कानूनी व्यवस्था, ठीक। सरकार ने 144 नए पद सृजित किए हैं और फास्ट ट्रैक मोड में काम करने के लिए विशेष अदालतें बनाई हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर सुशासन और पारदर्शिता भी होती है।
उत्तराखंड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली 2025 का उल्लेख, आप प्रशासन की पारदर्शिता, इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और अदालती समय क्या होगा, बचेगा। ये ईज ऑफ जस्टिस या न्याय की सुगमता का एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। फिर जो महिला सुरक्षा होता है, इसमें निर्भय फंड और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का जिक्र है, मतलब ये दो क्या करेंगे, इसमें फंड करेंगे, है ना। राज्य सरकार महिलाओं के प्रति अपराधों के त्वरित न्याय के लिए प्रबंध कर रही है, तो देखो ये डीपीएसपी भी होती है अपनी, ठीक है। उसमें सरकार क्या करती है कि अपने तरफ से भी प्रयास करती है, ठीक है। तो महिला सुरक्षा के लिए भी क्या हो रहा है, प्रयास कर रही है। कौन कर रही है, तो हमारी राज्य सरकार कर रही है। तो एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ है, ठीक है। इसको आप प्री मेंस और इंटरव्यू में भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप यहाँ इनको जोड़ सकते हैं। तो ये आपके पेपर के लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू नहीं है, सॉरी। फिर है केदारनाथ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब देखो ये अगर केदारनाथ यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉडल को केवल आप केदारनाथ पर ही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ये न्यूज़ है, लेकिन इस न्यूज़ को आप कैसे अपने पेपर में, अगर यहाँ पर केदारनाथ की जगह माना बद्रीनाथ आता है या तुंगनाथ मंदिर आता है या वैष्णो देवी में आता है, तो आप वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लो। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी मंजूर हुआ है। स्थान क्या है, केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में है। क्या है, नदी संरक्षण, तो किस नदी को प्रदूषण से बचाना जाना है, तो मंदाकिनी नदी को इसमें बचाने की बात कही है। उत्पाद क्या है, खच्चरों की लीद होती है, जो उनका एक्सट्रैक्ट होता है, से बायोमास पैलेट और इको फ्रेंडली ईंधन बनाया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है, देखो एक तो वायु प्रदूषण तो होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे फंगस होता है, ये जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं ये वगैरह, तो इनसे खतरा होता है, ठीक है, इनसे संक्रमण हो सकता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आर्थिक अनुमान क्या है, लगभग सालाना लगभग 50 लाख रुपए की इससे क्या होगी, कमाई होगी। किससे, खच्चरों की लीद से क्या होगी, जब बायोमास पैलेट या इको फ्रेंडली ईंधन बनेगा तो इससे कितनी कमाई होगी, तो 50 लाख रुपए की कमाई होगी एक साल में, ठीक है। मात्रा क्या है, सालाना 5460 टन लीद का निस्तारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैसे ये डेटा वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मेंस में आप जब इसको यूज़ करेंगे तो ये एक बड़ा अच्छा आंसर आपके उसके लिए हो सकता है, ठीक है। मेंस में आप कैसा इसको विश्लेषण करेंगे, तो उत्तराखंड में पर्यटन के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। तो आप क्या वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा को समझाएं। तो ये वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा ही है, ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा क्या है, तो यह प्रोजेक्ट जो कचरे से आए का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जो लीद पहले गंदगी और बीमारी का कारण थी, अब वो 50 लाख रुपए सालाना कमाएगी। तो देखिए जैसे आपदा में अवसर की बात होती है ना, वैसे वेस्ट टू वेल्थ है, ठीक है, कचरे से कंचन, ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ या आपदा में अवसर, तो ये वही है, ठीक है। तो जो अपनी जो लीद होती थी, किसकी, खच्चर की जो लीद होती थी, वो क्या करती थी, पहले गंदगी भी करती थी, बीमारी भी करती थी, लेकिन अब वो क्या दे रही है, आपको आय दे रही है। तो ये बढ़िया एक क्या है, वेस्ट टू वेल्थ का एक एग्जाम्पल है। तो आप इसको अपने एग्जाम में क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नमामि गंगे और जल प्रदूषण, तो केदारनाथ में बारिश के साथ गंदगी बहाकर मंदाकिनी नदी में जाती है। जो प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से नदी का पानी स्वच्छ होगा और अंततः नमामि गंगे मिशन को सफल बनाने में मदद मिलेगी। तो देखो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जैसे जैसे फूड चेन होती है ना, वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम कोई निर्णय लेते हैं, जैसे हमने खच्चरों की लीद का निस्तारण कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जैसे एक एक कंपोनेंट को लिया हमने, वैसे अगर हम हर कंपोनेंट को देखें, सोसाइटी के हर कंपोनेंट को ऐसे ही जोड़ के देखें और उनका निस्तारण ऐसे ही करते चले जाएं, तो हम कोई एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हों और हमको फ़ायदा कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में देखने को मिल सकता है। ये एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको भी देख लो आप। फिर पिरुल की समस्या का समाधान, लीद के साथ चीड़ और देवदार की पत्तियों को मिलाया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, उत्तराखंड में जंगल की आग का मुख्य कारण सूखी चीड़ की पत्ती या पिरुल है। इसका उपयोग ईंधन बनाने में होने से आग लगने की घटना में कमी आएगी। तो देखो वैसे पिरुल लाओ नीति थी जो है ना, तो ये यूपीपीसीएस में भी आई थी। सोचो उत्तराखंड की नीति है और यूपीपीसीएस में आई थी, कब, 2024 के प्री एग्जामिनेशन में आई थी ये, ठीक है। जब मैंने दिया था वो एग्ज़ाम, तो उसमें आई थी ये क्या, ये पिरुल लाओ नीति उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर रोजगार सृजन, तो यह काम स्थानीय स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होगा, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुधरेगी और पलायन क्या रुकेगा। तो इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक चीज़ और देखा है, मैंने एक एसएचजी देखा, सेल्फ हेल्प ग्रुप देखा, जो पिरुल से क्या बना रहा था, पिरुल से कोयला भी बना रहा था भाई,
कोयला भी बना रहा था। देखो जैसे ये तो मैंने अपने मुंह के आगे देखी हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। अब जब मैं इनको ही क्या करूँगा, आंसर में पुट करूँगा ना, तो इससे क्या होगा, आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनरिच हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्या होगा, फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आप भी ऐसे ही कोशिश करो कि लगातार डीएनए को फॉलो करो और नई नई चीज़ों को सीखो, ठीक है। ये आपके लिए एमसीक्यू है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जीएसडीपी जो स्टेट की जीडीपी होती है उसमें कृषि का योगदान क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ इसमें इंटरलिंक कराता हूँ। देखो मैं 11 दिसंबर से न्यूज़ बना रहा हूँ, ठीक है, और 11 या 12 दिसंबर को एक न्यूज़ आई थी कि वो न्यूज़ क्या थी कि कृषि जो क्या है, कृषि भूमि है, कृषि भूमि पे अब बनेंगे क्या, रिजॉर्ट। अब क्या बनेंगे, रिजॉर्ट। वो ऐसी न्यूज़ थी, ठीक है। तो कृषि भूमि पे रिजॉर्ट बन रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तो कृषि का योगदान अब घटेगा ही। ऑब्वियस सी बात है कि जब कृषि भूमि पर रिजॉर्ट बनेंगे तो कृषि का योगदान घटेगा। लेकिन उसमें कुछ और मतलब था उसका। देखो क्या है, पहाड़ों में कि कृषि के जो कृषि भूमि है ना, उसमें क्या है, जंगली जानवर हैं, ठीक है। ये जो बेमौसम जो जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी फसलें हैं ये सूख रही है, तो इससे हम अपने जो वो हैं किसान हैं उनको तो हम ऐसा मार नहीं सकते ना, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, किसान इज़ अ गॉड फादर ऑफ कंट्री, ठीक है, वो फूड फादर है आपका। तो उसको आप ऐसे तो प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो उन्हीं के लिए क्या बोला था भाई कि अगर आपकी खेती में क्या नहीं हो रही है, अच्छी पैदावार नहीं हो रही है, माना अगर वो एग्रीकल्चर लैंड भी है और उसकी क्या हो गई है, उसमें हमको क्या मिलती है, अच्छी पैदावार में मूल्य नहीं मिलता, तो आप उसमें क्या चलाओ, होम स्टे चलाओ, ठीक है। आप उसमें क्या बना दो, होम स्टे बना दो और उससे क्या अपने आय को सुदृढ़ करो। तो वो ऐसी न्यूज़ थी, ठीक है। तो अब देखो जैसा इस न्यूज़ को मैंने उस न्यूज़ से कनेक्ट कर लिया, जैसे आप भी सीख गई ये सब चीज़ें, तो फिर आपको क्या मिलेगा, ऐसे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये बार बार बोल रहा है, लेकिन ये मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जस्ट आपको बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंस है डीएनए की, ठीक है। फिर कृषि भूमि की कमी, तो पढ़ लेते हैं इसको। राज्य में कृषि भूमि तेजी से घट रही है। डेटा पिछले 25 सालों में 27% कृषि भूमि कम हो गई है। देखो जो ये डेटा ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2000 में 7.70 लाख हेक्टेयर थी और 2025 में घटकर 5.68 लाख हेक्टेयर रह गई है। और कितनी की कमी हुई, तो 2.02 लाख हेक्टेयर की कमी हुई है, ठीक है, कृषि भूमि के योगदान की, ठीक है। जीएसडीपी में योगदान, तो कृषि का योगदान घट रहा है और शहरी अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ रहा है। डेटा क्या है, तो शहरी हिस्सेदारी 53% से बढ़कर 58% हो गई है, जबकि ग्रामीण हिस्सेदारी 42% रह गई है। और 42% मतलब सोचो कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि गाँव में खेती ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर सिंचाई इरीगेशन, कुल कृषि भूमि में से केवल 3.53 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई की सुविधा है। यह राज्य में कृषि के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है। तो ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है, प्री और मेंस के लिए। फिर समस्याओं पर चर्चा, तो देखो उत्तराखंड में जैसे आपके पास कभी आता है कि उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में चुनौतियां क्या हैं, तो क्या चुनौतियां, पहले तो हमारे पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है। अब देखो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक वीरा रावत हैं, एक, ठीक है, वीरा रावत हैं, एक ग्राम प्रधान है वो, वीरा रावत, थलीसैंण में है वो, ठीक है। मैं उनके एक दिन उनका एक वीडियो देख रहा था, तो वो भी क्या बता रही थी कि वो इस चीज़ में बात कर रही थी कि अब मैं क्या करूँगी कि अपने जो हमारी खेत हैं जिनमें फसल होती है, मैं उनमें घेरा बाड़ी करवाऊँगी, ठीक है। और ये सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है, ठीक है। एक प्रधान के लिए भी चुनौती है और लोगों के लिए तो चुनौती है ही कि भाई स्मॉल हमारे पास क्या है, छोटी जोतें हैं। तो उन्होंने चकबंदी का एक वहाँ पर सोल्यूशन बताया था कि मैं चकबंदी करवाने की सोचूंगी, ठीक है। उन्होंने चकबंदी एक शब्द बोला था, ठीक है। तो इन सब स्मॉल लैंड होल्डिंग को निपटाने के लिए क्या हो सकता है, चकबंदी ही क्या है, एक बेहतरीन वो है, क्या बेहतरीन उपयोग है कि अब उसका चकबंदी से ही इन सब चीज़ों का निस्तारण हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर है पलायन। पलायन क्या है, खेती के लाभकारी होने से लोग गांव छोड़ रहे हैं। फिर जंगली जानवर द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना। फिर बाजार तक पहुंच, तो किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच नहीं है, बिचौलिए फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में जब भी आप चुनौती लिखने के लिए आए, तो ये 4 जो लाइनें हैं ये एवरग्रीन है, ठीक है। आप अगर 2020 में भी देखते होंगे तो यही वो थे, 2026 में अगर आप पेपर दोगे तो यही है, 2050 में भी अगर कोई आपका सुपुत्र
पेपर दे तो अगर वो ये लेक्चर तब देखे तो तब भी यही प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फिर इसका समाधान और आगे की राय क्या है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को पुनर्जीवित करने के क्या उपाय सुझाएंगे, या पलायन को रोकने के लिए कृषि का क्या योगदान हो सकता है। तो क्या योगदान हो सकता है, देखो एक तो है कृषि स्टार्टअप्स, है ना, एग्रो स्टार्टअप पहाड़ की आर्थिकी के लिए संजीवनी बन सकते हैं। फिर फोकस एरिया क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल और एरोमेटिक प्लांट्स, सुगंधित पौधे, मधुमक्खी पालन, मिलेट्स और एग्रो टूरिज्म, ये सब हो सकता है, ठीक है। फिर नीतिगत सुझाव क्या है, तो स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप नीति बननी चाहिए और आसान ऋण मिलना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वे फॉरवर्ड्स हैं आपके लिए, सॉल्यूशंस हैं, मतलब जो ये कृषि में चुनौतियां हैं ना, ये उसके सॉल्यूशन है, और ये पूरे वैज्ञानिक सॉल्यूशन है, मतलब साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में कोड कर सकते हैं, ठीक। फिर आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, आई होप आप में से कोई एक दो लोग लिखेंगे। एक तो कौन रावत थी, वो एक तो रावत थी, और एक मनीषा कर्णपाल, ये दो और एक और भी हैं, ठीक है, वो भी आंसर लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है तो वो लोग तो आंसर भेजेंगे। बाकी और लोग भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपके लिए MCQ है, आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ेस शुरू होती हैं। सबसे पहले अमेरिका में मॉडल माइनॉरिटी, ठीक है, मॉडल माइनॉरिटी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये शब्द ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल माइनॉरिटी का मतलब होता है आदर्श अल्पसंख्यक। तो इसमें बोला गया कि भारतीय परिवासियों की बदलती छवि, भारतीय समुदाय अमेरिका में मॉडल माइनॉरिटी मतलब आदर्श अल्पसंख्यक से अब आर्थिक खतरे के रूप में देखे जाने लगे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि भारतीय लोगों के साथ बहुत सारी क्या होती हैं, घृणात्मक या बेकार सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ट्रोलिंग से जिसे कहते हैं आप, ये सब होता है, ठीक है। उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया जाता है। क्यों, देखो क्योंकि ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और एक बार एलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि जो इंडियंस हैं दे आर क्या टैलेंटेड, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। और उन्होंने ही क्या करा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। चाहे आप फिर गूगल के CEO की बात कर लें, ठीक है, चाहे फिर आप एप्पल के CEO की बात कर लें, कुछ टाइम पहले ट्विटर के CEO भी भारतीय ही थे। तो भारत वहाँ पर क्या है, एलीट क्लास में है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तथ्य क्या है, अमेरिका में भारतीय सबसे शिक्षित समुदाय है, और कितना समुदाय, 70% के पास डिग्रियां हैं, और वे स्टार्टअप और टैक्स में बड़ा योगदान देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर संरक्षणवाद और वीज़ा नीतियाँ, ठीक है, क्या लिख रखा है, प्रोटेक्टोनिज्म एंड वीज़ा पॉलिसी। तो डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति और H1B वीज़ा पर सख्ती का भारत पेशेवरों पर प्रभाव तो पड़ ही रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या भारत के सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर्स और रोजगार के अवसरों को कैसे प्रभावित करता है। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर वीज़ा नहीं मिलेंगे तो अब ऐसी बात है, जो यहाँ से लोग जाते थे वहाँ पर काम करने के लिए, उनको वहाँ पर क्या नहीं मिल पाएगा, काम नहीं मिल पाएगा। और इंडिया में भी ऐसा इकोसिस्टम कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है कि हम इतने सारे लोगों को क्या कर दें, यहाँ पर रोज़गार दे दें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर देना चाहिए, क्योंकि जितने ये लोग बाहर जाके इतना एफिशिएंटली काम करते हैं, ठीक है, अगर वो भारत में रह के ही उतना एफिशिएंटली काम कर पाते हैं तो भारत को ही इससे फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ये दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए। फिर नस्लीय भेदभाव भी है, ठीक है। तो जो रेसिज्म है ये तो वाकई में अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पश्चिम में दक्षिणपंथी राजनीति के उदय से प्रवासियों के खिलाफ क्या है, नफरत बढ़ रही है। मीम वॉर हो गया, और सांस्कृतिक त्योहारों के मजाक उड़ाने का जिक्र हो गया। यह दिखाता है कि सॉफ्ट पावर के बावजूद सामाजिक स्वीकार्यता में चुनौती आ रही है। तो ये इंडियंस के साथ बड़ी एक समस्या है रेसिज्म की, ठीक है। मीम वॉर की हो गई, चाहे सांस्कृतिक त्योहारों का मजाक उड़ाना हो गया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें वे फॉरवर्ड या सजेशंस क्या हो सकते हैं, तो प्रवासी भारतीयों को सिर्फ आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नागरिक जीवन, सिविक एंगेजमेंट और राजनीति में भी भागीदारी बढ़ानी चाहिए, ताकि वे अपनी सुरक्षा और हितों का रक्षा कर सकें। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, वे फॉरवर्ड है। आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके लिए प्री का क्वेश्चन है। आई होप आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। फिर ये आपके लिए मीन्स का क्वेश्चन है, दूसरा क्या है, मीन्स का क्वेश्चन है। होप अगर आप लिख पाए तो पहले तो एक पे लिखने की कोशिश तो जरूर करना, वरना पहले दोनों पे लिखना, वरना एक पे तो लिख ही लेना, ठीक है।
तो ये है। फिर है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो आज है 16 जनवरी 2016 और सॉरी आज है 16 जनवरी। तो आज क्या है, नेशनल स्टार्टअप डे है। और कब शुरुआत हुई थी, तो स्टार्टअप इंडिया पहल की तो 16 जनवरी 2016 को हुई थी। ठीक है। उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति की शुरुआत हुई थी 2018 को। इसको संशोधित कब किया गया था, 2023 को, क्योंकि ये कब तक के लिए थी, 5 साल तक के लिए थी। तो लेकिन अब 2023 में फिर से इसको क्या कर दिया गया है, रिन्यू कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर ग्लोबल रैंकिंग, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। नोडल एजेंसी क्या है, DPIIT है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड स्टार्टअप्स को मान्यता देता है। ये इंपॉर्टेंट। यूनिकॉर्न से एक क्या है वर्ड है, कीवर्ड है किसमें, स्टार्टअप्स कल्चर में। ठीक है। इसमें क्या है कि भारत में अब 120 यूनिकॉर्न है जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, यूनिकॉर्न हो जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मैं CDS का एग्जाम दे रहा था और उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे और वहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आया था कि यूनिकॉर्न किन्हें कहते हैं। तो देखो अब ना लगातार क्या हो रहा है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है लगातार। ये लंबे मतलब क्या कथन वाले से क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको ऐसे सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रोजगार क्या है, स्टार्टअप्स में ने 21 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियाँ दी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फायदा है स्टार्टअप्स के। ठीक है। मीन्स में आप इसको कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो GS पेपर 3 इकोनॉमी में, GS पेपर 6 उत्तराखंड की इकोनॉमी में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और SM में भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें है अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो रोजगार सृजन, भारत नौकरी मांगने वाले देशों से नौकरी देने वाला देश बन गया है। 21 लाख नौकरियां क्या हो चुकी हैं, ऐसे ही मिल चुकी हैं स्टार्टअप के जरिए। इसमें महिला सशक्तिकरण की भी बात है कि 45% जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें कौन है, महिला पार्टनर की भूमिका है। ठीक है। सरकारी क्या प्रयास है, तो सरकारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, तो सरकार ने पहला प्रयास किया है कि 10,000 करोड़ का फंड्स जारी करा है। किन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। 3 साल के लिए इनको टैक्स में छूट भी दी है और सेल्फ सर्टिफिकेशन की भी क्या दी है, सुविधा दी है। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी फंबलिंग हो जाती है और सर्टिफिकेशन में तो मुझे बहुत ज़्यादा फंबलिंग होती है। ठीक है। कुछ शब्द आपको भी होती होंगे कभी ना कभी, है ना, कुछ शब्द में इंसान अटकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो AI और डीप टेक नहीं है, ये दीप नहीं है, ये डीप है, डीप। ठीक है। डीप टेक पर फोकस की बात कही गई है। भारत ने विज्ञान के भविष्य या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 पर आता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप और ई-कॉमर्स का भी जिक्र कर सकते हैं और कैसे ये आगे बढ़कर रोबोटिक्स हो गया या स्पेस टेक हो गया या फार्मा में क्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आप ना मेंस में लिखने की कोशिश करना ज़रा। ठीक है। तो इसमें मतलब इंटरलिंक करके कोशिश करना। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर समावेशी विकास में क्या कि Tier 2 और Tier 3 शहर, रिपोर्ट्स के अनुसार 50% स्टार्टअप छोटे शहरों से आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि विकास केवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है, ये विकेंद्रीकृत हो रहा है। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समावेशी विकास मतलब यही होता है कि जब विकास क्या हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब एक केंद्र में न हो बल्कि विकेंद्रित हो। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर उत्तराखंड के स्पेसिफिक से बात करें तो पलायन माइग्रेशन को रोकना, चूंकि 50% स्टार्टअप छोटे शहरों Tier 2 और Tier 3 में आ रहे हैं, तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में स्टार्टअप को बढ़ावा देकर पलायन को रोका जा सकता है और रिवर्स पलायन को क्या कर सकता है, रिवर्स माइग्रेशन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर उत्तराखंड स्टार्टअप नीति। तो उत्तराखंड में लीडर, देखो उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, उत्तराखंड भी लीडर श्रेणी DPIIT रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लस पॉइंट है उत्तराखंड के लिए। ठीक है। पर्यटन और कृषि, उत्तराखंड में एग्रोटेक और पर्यटन क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए अपार संभावना है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए क्या है, MCQ है। आई होप आप इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है। तो आज आयोग देख लेते हैं। आयोग में जो इंपॉर्टेंट आयोग है, सबसे पहले है फाइनेंस कमीशन को देखेंगे, फिर आगे आगे आने वाले उसमें हम क्या करेंगे, और कमीशन से या और आयोगों को भी क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या है आर्टिकल, देखो अनुच्छेद। तो अनुच्छेद कौन से आता है, 280 में क्या आता है, वित्त आयोग। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जो भी ये आयोग है ना, ये पूरे डिटेल में है। ये ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 चीज़ें बता दूंगा मैं, नहीं। अगर कभी वित्त आयोग पे क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, 50 शब्दों का लिखने के लिए आता है या 100 शब्दों का लिखने के लिए आता है, इवन 150 शब्दों का तक भी लिखने के लिए आता है, तो आप इतने से ही उसका 150 शब्द बना देंगे, इतने से ही 50 शब्द बना देंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़े डिटेल में बताया गया है आपको आयोगों के बारे में। शायद ही इतना डिटेल किताबों में भी मिले आपको, पता नहीं मिले या ना मिले। ठीक है। तो पर ये मल्टीपल सोर्सेज से बनाए मैंने, पर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ NCERT को। ठीक है। NCERT को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और अगर मैं आपको बताऊँ तो NCERT मैंने 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग जगह से इसको बनाया है। ठीक है। पहले मैंने अपने नोट्सों के लिए बनाया था, बट अब मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है।
किस माध्यम से, टारगेट यूपीएससी के माध्यम से। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, तो ये अनुच्छेद कौन से, किस अनुच्छेद के अंदर आता है, 280 अनुच्छेद के अंदर आता है। भूमिका क्या है, तो ये राजकोषीय संघवाद की धुरी है। इसका मुख्य काम केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा करना है। तो देखो, जब आप ऐसे आंसर लिखोगे और ऐसे आंसरों में आप ऐसे शब्द लिखोगे राजकोषीय संघवाद का की धुरी है, तो आपके आंसर रिच होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे। गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है और हर 5 साल में करता है। वर्तमान और इतिहास, तो पहला आयोग क्या था, 22 नवंबर 1951 को क्या हुआ था, गठित हुआ था। और इसके हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। केसी नियोगी, ये कई बार पेपर में आता है। ठीक है, केसी नियोगी क्या थे, हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एनके सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगुड़िया हैं। और इसका गठन कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगुड़िया क्या थे, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर संरचना और योग्यता क्या है, तो सदस्य संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। योग्यता कौन तय करता है, तो संसद करता है। और संसद ने इसके लिए वित्त अधिनियम 1951 बनाया। इसके तहत ही, वित्त अधिनियम 1951 के तहत ही क्या सदस्य चुने जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शायद देखना, कहीं भी आप वित्त आयोग पढ़ोगे तो आप ऐसे टर्म्स को कभी पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, वो लोग देते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देते। फिर योग्यताएं क्या है, तो अध्यक्ष जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो, देखो जिसको पब्लिक अफेयर्स का क्या हो, अनुभव हो, उसको क्या बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। और अन्य 4 लोगों में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो किसी को हाईकोर्ट, मतलब उन चारों में से किसी एक को क्या होनी चाहिए, हाईकोर्ट का जज बनने की योग्य हो वो, या सभी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। सरकार के वित्त और लेखा का ज्ञान हो उसे, या प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव हो, या इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञान हो उसे, तो तब वो क्या कर सकता है, वो उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कार्यकाल और सेवा की शर्तें क्या है, तो सदस्य तब तक पद पर रहते हैं जब जितनी अवधि राष्ट्रपति उनके नियुक्ति पत्र में लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण क्या है, इनकी पूर्व नियुक्ति नहीं, इनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। देखो, ये कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ सकता है कि वित्त आयोग के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष है, उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कार्य और अधिकार क्या है, तो सिविल कोर्ट की शक्ति होती है, या किसी भी व्यक्ति से सूचना मांग सकता है। प्रमुख कार्य क्या है, राष्ट्रपति को सिफारिश देना। ठीक है, तो किस किस चीज़ में सिफारिश दे सकता है, कर। तो टैक्स से प्राप्त आय का केंद्र या राज्यों के बीच बंटवारा करना हो। भारत की संचित नीति, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड के सिद्धांत तय करना। और राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय हित में सौंपा गया कोई अन्य काम, तो ये यहाँ पर क्या करता है, ऐसे सिफारिशें किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्थानीय निकायों के लिए क्या कैसी भूमिका है वित्त आयोग की, तो कार्य, तो केंद्रीय वित्त आयोग का एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि वह राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए उपायों की क्या करे, सिफारिश दे। तो ये इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है, ताकि राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों में कमी ना हो। आधार क्या है, तो यह सिफारिश वह राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करता है। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है रिपोर्ट प्रस्तुत करने की। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सीधा संसद को नहीं देता, बल्कि किसे देता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। कई बार ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि वित्त आयोग क्या अपनी रिपोर्ट संसद को देता है, तो वो नहीं देता, बल्कि किन्हें देता है, तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। फिर राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को, मतलब सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही को स्पष्टीकरण के साथ संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखवाते हैं। फिर वहां पर उनकी क्या होती है, चर्चाएं होती हैं। फिर आयोग की सलाह की प्रकृति क्या है, तो वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। एक ये इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी वित्त आयोग सिफारिशें देता है वो सरकार पे क्या नहीं होती, बाइंडिंग नहीं होती है, बाध्यकारी नहीं होती। व्यवहार चूंकि यह एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए सरकार सामान्यतः इनकी सिफारिशों को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो आप आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं, पर ये प्री में नहीं आएगा, लेकिन ये ऊपर वाला प्री में आ सकता है कि ये स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी या बाइंडिंग होती है, नहीं होती, तो नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है, MCQ है, ताकि आपका क्या हो सके, रिविजन हो सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका आंसर जरूर देना। फिर मैपी न्यूज़ में देख लेते हैं आज सिंगापुर को। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों था भाई सिंगापुर, तो 60वीं वर्षगांठ 2025 में भारत और सिंगापुर अपने राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सिम्बैक्स जो सैन्य अभ्यास था उसका क्या हुआ, 32वां संस्करण आयोजित किया गया। फिर नए समझौते हुए जैसे सेमीकंडक्टर, डिजिटल
टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हाल ही में क्या हुए, MOU हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। किन दो देशों के बीच हुई है, तो भारत और सिंगापुर के बीच हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो अवस्थिति क्या है, तो यहाँ मलय प्रायद्वीप, मलय पेनिनसुला के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा से केवल 1 डिग्री उत्तर में है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, भूमध्य रेखीय जलवायु होती है, हर साल होती है। तो यहाँ पर मतलब सालों भर गर्मी भी होगी, सालों भर क्या होगी, बारिश भी होगी। ठीक है। पड़ोसी देश क्या है, तो उत्तर में मलेशिया है, देखो उत्तर में मलेशिया हो गया। ठीक है। सिंगापुर मलेशिया कौन से उससे अलग होते हैं स्टेट से, तो स्टेट ऑफ जोहर से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये पेपर में आ सकता है आपके। ठीक है, कि स्टेट ऑफ जोहर किन दो देशों के बीच में है, तो सिंगापुर और मलेशिया के बीच में क्या है, स्टेट ऑफ जोहर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दक्षिण में इंडोनेशिया और सिंगापुर, इंडोनेशिया क्या है, रियाऊ द्वीप समूह से सिंगापुर जल डमरू मध्य से अलग होता है। तो देखो ये इंडोनेशिया है और ये ये इंडोनेशिया और ये सिंगापुर, और बीच में क्या है, स्टेट ऑफ सिंगापुर है। तो ये दोनों देश क्या करते हैं, किस स्टेट से अलग होते, तो स्टेट ऑफ सिंगापुर से अलग होते। तो देखो मलक्का जल डमरू मध्य तो इधर है, हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शिपिंग मार्ग है, ये भी हमें पता है। ठीक है, मलक्का जल डमरू मध्य इधर साइड है। ठीक है, इधर साइड। ठीक है, लेकिन जोहर जल ये भी हमने देख लिया, और सिंगापुर जल डमरू मध्य भी हमने देख लिया है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर रणनीतिक महत्व क्या है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, मलक्का का द्वारपाल, गार्जियन ऑफ मलक्का भी कहते हैं। देखो ऐसे स्टेटमेंट क्या आते हैं, पेपर में आते हैं कि जैसे पूछ सकता है कि मलक्का जो स्टेट है उससे लगभग 40% व्यापार होता है, तो वो पूछेगा कि कितना % व्यापार हो सकता है। वहाँ पर ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, या स्टेटमेंट में आएगा, तो ये जो स्टेटमेंट में जो ये क्या होंगे डेटा है, ये इधर उधर कर देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का लगभग 40% व्यापार और 25% तेल परिवहन कहाँ से होता है, मलक्का जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। सिंगापुर इस मार्ग के मुहाने पर स्थित है, जो इसे भू राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। इसे अक्सर पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए मलक्का जल डमरू मध्य, इससे कितना व्यापार होता है, 40% का व्यापार होता है, और 25% का इसमें क्या होता है, तेल परिवहन होता है। किससे, मलक्का स्ट्रीट से। फिर ट्रांस शिपमेंट हब, तो सिंगापुर का बंदरगाह दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। यह पूर्व चीन और जापान और उत्तर और पश्चिम में यूरोप और भारत के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र है। कौन, सिंगापुर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ हम सिंगापुर के साथ सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जैसे सिम्बैक्स हो गया। तो ये नौसेना का क्या है, बाइलेटरल एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में होती है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और फिर वायुसेना का क्या है, GMT, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, किस किस के बीच में होती है, भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। फिर थल सेना का भी है, वायुसेना का GMT। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। फिर थल सेना में क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में होता है, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में क्या होता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है। फिर थोड़ा सा इसमें अगर हम क्विक फैक्ट की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी है, और मुद्रा क्या है, सिंगापुर डॉलर है। प्रधानमंत्री क्या है, लॉरेंस वेंग है। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति क्या है, थर्मन मुगरत्नम है, सन मुगरत्नम, और ये कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का DNA। अगर पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।